यस बेटा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 8, टैंजिबल नॉन करंट असेट्स। चैप्टर का नेम दिया है टैंजिबल नॉन करंट असेट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर भी है। काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो चैप्टर को हमें काफी अच्छे से कवर अप करना है। चैप्टर दिया है हमारा टैंजिबल नॉन करंट असेट्स। इसके अंदर हम काफी सारी चीजें कवर अप करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कंफर्म इस चैप्टर में से। तो इस चैप्टर को मैं वर्कबुक में स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा नोट्स से कवर करा रहा हूँ मेन मेन चीजें, फिर उसके बाद में हम वर्कबुक से कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक दिया है बेटा असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी आपकी थिंग्स हैं जो आपकी पोजीशन में होती हैं, ऑनर की पोजीशन में होती है, एनी थिंग्स विच इज इन द पोजीशन ऑफ ऑनर, या जो भी आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको हम असेट्स कहते हैं। असेट्स मस्ट बी वैल्यूएबल, मतलब उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल होना चाहिए। मस्ट बी ओन्ड, और ऑनर के पास उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। आपने अगर मान लो होटल के अंदर रूम रेंट पर लिया है, होटल में अगर आपने रूम रेंट पर लिया है तो वो आपके एसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है। आप कहीं घूमने जा गए हैं और घूमने में आपने वहां पर बाइक या आप कार लेकर के या टैक्सी करते हैं, तो वो टैक्सी आपकी एसेट नहीं कहलाएगी, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट टैक्सी। आपने एक टाइम पीरियड के लिए बुक कराया, उस टाइम पीरियड को कंप्लीट होते ही वापस आपको रिटर्न करना है। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जिसका आपके पास पोजीशन है उसको हम एसेट्स कहते हैं। एंड इट विल बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, इट मींस दोज एसेट्स व्हिच आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 ईयर। ऐसी एसेट जिनको आप 1 ईयर से ज्यादा के लिए अगर यूज करते हैं तो उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। दीज एसेट्स आर नॉट फॉर रीसेल पर्पस, उसको हम बेचने के पर्पस से, सेल करने के पर्पस से परचेज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने कोई बिल्डिंग परचेज करी है, कोई फर्नीचर परचेज करा है, तो वो आप वापस से रीसेल करने के पर्पज से परचेज नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। इट विल आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच, जिसका आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये तो सब कुछ हमारी क्या है? टेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ क्या है? हमारे टेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी मतलब कोई भी आपकी एरिया वगैरह के अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टी है। प्लांट का मतलब आपका कोई भी मशीन्स वगैरह है, इक्विपमेंट वगैरह, कोई भी आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो वो सब कुछ आपके इक्विपमेंट्स। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का, जो कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है? IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर के अंदर हम इसी चीज को रीड आउट करने वाले हैं, IAS 16 के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप हमारी की गई हैं। इसी के बाद में आता है फिर हमारा सेकंड पॉइंट, इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। उसको हम क्या कहेंगे? इनटैंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। आपके जो भी एसेट्स हैं ये सब कुछ हमारी क्या कहलाएगी? इनटैंजिबल एसेट्स। आपने कोई गुडविल है, आपने किसी के बिजनेस को अक्वायर किया तो उसको ज्यादा कंसिडरेशन पे किया, तो वो गुडविल आपकी है। पेटेंट है, आपने कोई इनोवेशन वगैरह करा है तो वो ट्रेडमार्क है। आपका कोई भी ब्रांड नेम है या लोगो है या कुछ भी, कॉपीराइट जब आप अगर ले लेते हैं तो वो चीज हमारा, वो सब कुछ हमारा क्या कहलाता है? इनटैंजिबल एसेट्स। वो सब चीज हमारी क्या कहलाती है? इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स। और सेकंड होता है कौन सा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? इट मींस दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या जो कैश के बराबर है, और या फिर जिन एसेट्स को आप रीसेल करने के पर्पज से अगर रखते हैं तो उस एसेट्स को हम कहते हैं करंट एसेट्स।
उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं, करंट एसेट, जिनको आप बिजनेस में किस पर्पस के लिए रखते हैं, सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा गाड़ी का शोरूम है, तो गाड़ी के शोरूम पर अगर मैंने गाड़ियां रखी हुई है तो वो मेरी क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स। ये मेरे पास अगर मान लो कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, तो ये सब कुछ मेरी क्या है, करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दो तरह के हमारे एक्सपेंडिचर्स बताए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं, नॉन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो रेगुलर नहीं होते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इट मींस दोज एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड ऑन नॉन रिकरिंग बेसिस या नॉन रिपीटेटिव बेसिस। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई बिल्डिंग परचेस करी है, कोई मशीन परचेस करी है, आपने कोई गाड़ी परचेस करी है, तो गाड़ी परचेस करने का जो एक्सपेंसेस होगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। These expenditure increase any economic benefits for the business। वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंक्रीज करते हैं आपके। आज अगर मान लो मैंने मेरा लैपटॉप परचेस किया है, तो कहीं ना कहीं उससे मुझे क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कंप्यूटर परचेस करा है तो उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो चीज हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। दिस एक्सपेंडिचर आल्सो नोन एज एसेट एक्सपेंडिचर। इसको हम एसेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेकंड नेम होता है कौन सा, एसेट एक्सपेंडिचर। एंड दिस एक्सपेंडिचर विल बी शोन इन द एसओएफ। उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, एसओएफ पे, बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। आपने कोई बिल्डिंग परचेस करी तो उस बिल्डिंग को कहाँ पे शो करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे। सेकंड होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मींस दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, जो आपकी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। एंड दिस एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पे इंकर्ड होते हैं। These expenditures required to maintain or business or run business, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी, अगर मान लो आपने एक्टिवा परचेस करी 1 लाख की, तो एक्टिवा का जो एक्सपेंसेस है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बट एक्टिवा में आपने अगर पेट्रोल फिल कराया, आपने उसकी सर्विस कराई, तो वो एक्सपेंडिचर आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिकॉज वो एक्टिवा को मेंटेन करके रखने के लिए क्या इसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर्स का खर्चा, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, ये सब कुछ हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड दिस एक्सपेंडिचर आल्सो नोन एज अदर एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं एसेट एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अदर एक्सपेंडिचर। एंड दिस एक्सपेंडिचर विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। और उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में भी शो किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस शीट में या एसओएफ पे हम बोल दें, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कहाँ पे शो करते हैं बेटा, पी&एल के अंदर शो किया जाता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है एक्सपेंडिचर्स के। यस सर। ये चीज ऐसी है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई बिल्कुल नया पॉइंट नहीं है, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसी के बाद में आता है फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनकम। इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू नेचर इनकम होती है और एक होती है कैपिटल नेचर इनकम। रेवेन्यू नेचर इनकम जो आपको रेगुलर इनकम अगर रिसीव होती है, रिकरिंग नेचर की अगर इनकम होती है, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपके जो गुड्स वगैरह थे या सर्विसेज वगैरह थी, आपने उनको सेल करा, उससे अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू नेचर इनकम। वो हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू नेचर इनकम, जब आपको अगर कोई रेगुलर अगर इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जैसे प्रोफेशन है चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी का, अगर मुझे सीए से रिलेटेड अगर कोई फीस मिलती है, उससे रिलेटेड अगर कोई अमाउंट आता है, तो दैट्स माय रेगुलर इनकम, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू नेचर इनकम। कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये सब कुछ हमारा क्या होगा, रेवेन्यू नेचर इनकम। और इसको हम कहाँ पर शो करते हैं, पी&एल में शो किया जाता है। फिर आता है कैपिटल नेचर इनकम। कैपिटल नेचर इनकम का मतलब क्या होगा बेटा, ऐसी इनकम जो आपको इरेगुलर होती है, जो आपको रेगुलर नहीं होती, उसको हम कहते हैं कैपिटल नेचर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, आपने ओल्ड एसेट सेल किया, उससे पैसा आया, तो वो हमारी क्या होगी, कैपिटल नेचर इनकम। उसको हम पी&एल में शो नहीं करते, उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। डायरेक्टली उसका सेटलमेंट करके और बैंक वगैरह का बैलेंस बढ़ा देंगे, तो वो चीज हमारा क्या होगा, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, कैपिटल नेचर इनकम।
फिर हम बात करें अमाउंट रिसीव्ड, बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। आपने शेयर से डिवेंचर इश्यू करे, उससे पैसा है, तो वो भी हमारी क्या होगी, कैपिटल नेचर इनकम। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा, इनकम का पॉइंट भी। क्लियर है यहां तक का पॉइंट सबको? Yes, sir. चलिए, इसी के बाद में फिर हम अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? भाई सिंपल सा पॉइंट है, अगर मान लो मैंने कोई अगर असेट अक्वायर करी है, तो असेट्स को जब हम अक्वायर करते हैं तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट तो हम एक साथ शो कर नहीं सकते। हमने अगर कोई एसेट एक्वायर करी है तो हम उसका पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ बुक्स में शो ना करके हम उसको उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करके हम उसका अमाउंट शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। आप जब भी कोई अगर फिक्स्ड एसेट्स अगर होती है तो उसकी धीरे 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 उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। तो वो जो रिडक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता दिया, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जब आपकी फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसको आप उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, मशीन परचेज ऑफ ₹15 लाख, आपने मशीन परचेज करी 15 लाख के अंदर, लाइफ ऑफ मशीन इज 10 years और मशीन की लाइफ है 10 years, सो वी विल शो अमाउंट इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 15 लाख अपॉन 10, 1,50,000 एवरी ईयर एज एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन। तो हम हर साल अमाउंट शो करेंगे कितना, 1,50,000। किस फॉर्म में, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। यहां तक की बात भी हो गई। भाई आपने 15 लाख की अगर लैंड सॉरी, अगर आपने 15 लाख की अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का एक्सपेंस एक साथ शो नहीं कर सकते। उसकी लाइफ है अगर 10 years तो हम उसका 10 years तक बेनिफिट लेंगे। लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड जो है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है बिकॉज इट हैज नो डेफिनेट लाइफ। जो आपकी लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड है, उसकी कोई फिक्स लाइफ नहीं होती है। वो 100 साल भी चल सकता है, वो 200 साल भी चल सकता है, वो 500 साल भी चल सकता है, उस पर कुछ नहीं होगा। तो लैंड जो है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है बिकॉज इट हैज नो डेफिनेट लाइफ, उसकी कोई फिक्स लाइफ नहीं होती। बिल्डिंग हैज लिमिटेड लाइफ, लेकिन जो बिल्डिंग होती है उसकी एक लाइफ फिक्स होती है। सो बिल्डिंग इज एन डेप्रिशिएबल एसेट, सो वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इसलिए बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है लेकिन लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। सो डेप्रिसिएशन की जो रेट्स वगैरह होती है वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ होता है। आप जिस भी चीज पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और जितना लगाना है, वो कौन सी चीज पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वो सब कुछ गवर्नमेंट फिक्स करती है। एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, एंड सो इट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर शो करते हैं। अब आता है पॉइंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेप्रिसिएशन का मीनिंग हो गया, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो डेप्रिसिएशन के लगाने के मेथड्स के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड दिया है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके अंदर क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, इट विल नॉट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, मान लो एसेट की कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, उसमें फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो 10,000, रिमेनिंग बैलेंस बचा कितना, 90,000। इसमें लेकिन डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, कॉस्ट प्राइस पर ही। Depreciation will be calculate always on cost price। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा।
तो 1 लाख का 10% हमने लगाया, 10,000 आ गया, 90,000 बैलेंस बचा। अब जब सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वापस से वही 1 लाख का ही 10% लगेगा, 10,000। थर्ड ईयर में बैलेंस बचा आपका स्टार्टिंग में 80,000, जब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वही 1 लाख का 10%, 10,000। आपका बैलेंस आ गया कितना, 70,000। एसएलएम मेथड के अंदर जो हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो फिक्स रहता है, बार बार में चेंज नहीं होता है। इन दिस मेथड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम जीरो। लाइक जैसे अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं 10 साल तक अगर डेप्रिसिएशन लगा दूं तो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड के अंदर हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ये चीजें मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें सबने आपने पढ़ा हुआ है, रीड आउट किया हुआ है। तो मैं हो सकता है किसी को लग भी रहा हो तो कि सर थोड़ा सा स्पीडली चला रहे हैं, क्योंकि ये चीजें सबकी पड़ी हुई है। तो हमें जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, जो भी आपके एसेट्स है वो डैमेज होने के बाद में, लाइफ खत्म होने के बाद में जिस रेट पर आप बेचेंगे उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इट मींस द प्राइस एट विच द ओल्ड एसेट्स कैन बी सोल्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में जिस रेट पर आप एसेट्स को बेचेंगे उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन परचेज ऑफ $10,000, आपने अगर एक मशीन परचेज करी $10,000 की, हैविंग लाइफ ऑफ 5 years, और उसकी लाइफ है कितनी, 5 years, एंड स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 5 years इज $500। आपने एसेट परचेज करी है $10,000 की, उसकी लाइफ है 5 years और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी, $500। आपसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछा है, तो वही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कितना, $10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 500 अपॉन लाइफ 5 years। तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया कितना, $1,900 पर एनम। अगर आपसे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट पूछ लिया जाता है, सर डेप्रिसिएशन का रेट बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 1900, कॉस्ट प्राइस था 10,000 इंटू 100, तो 19% पर एनम। 5 साल तक अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 19% इंटू 5, तो वो कितना हो जाएगा, 95%। और 5% स्क्रैप, 5% कितना, 500। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है $500 का क्या स्क्रैप है, और 1 लाख का 5% निकाल, 10,000 का 5% निकालोगे तो कितना होता है, 500। इज इट क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये मेरी बात हुई है कौन से, एसएलएम मेथड की। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देन एसएलएम मेथड विल बी अप्लाई। याद रखना बेटा, इंडिया के अंदर हमारा यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो इंडियन अकाउंटिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो किया जाता है। आप अगर अपने यहाँ की अगर अकाउंटिंग को देखेंगे तो यहाँ की अकाउंटिंग में क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो किया जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रखा हो तो। और जबकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग पर एसएलएम मेथड को फॉलो किया जाता है अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर आगे चले हम, जैसे इसी का एक और क्वेश्चन दे रखा है, मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020। मशीन आपने परचेज करी 1 अक्टूबर 2020 को, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। मशीन की कॉस्ट प्राइस है कितनी, $50,000, एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 1 to 3 years। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है आपको। तो बेटा हमने एसेट परचेज कब करी, 1 अक्टूबर 2020 को, और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट ईयर के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने टाइम का लगेगा, 6 मंथ का। सर क्यों, क्योंकि आपने एसेट परचेज कब करी है, 1 अक्टूबर को, और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो इन द फर्स्ट ईयर मशीन यूज्ड फॉर 6 मंथ ओनली, सो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 50,000 टू 10% टू 6/12, कितना होगा, 2500। अब जब सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो वो मैं पूरी कॉस्ट प्राइस में लगाऊंगा, क्योंकि सेकंड ईयर में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 50,000 का 10% 5,000, थर्ड ईयर में 50,000 का 10% 5,000। तो इन सेकंड एंड थर्ड ईयर फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, और इन द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट?
Yes, sir. चलिए, इसी के बाद में फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बोल दें या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीन मेथड्स का मतलब एक ही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या होता है, हम हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसी पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जो रिमेनिंग फिगर बचता है उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये नहीं तो कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। In this method, depreciation is charged on the opening balance of fixed assets. Amount of depreciation will be reduced every year. इसके अंदर depreciation का जो amount है वो हर साल reduce होता जाता है. This method is used where in the starting years more depreciation is to be charged and the less depreciation in the next years. जब आपको स्टार्टिंग की ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बाद वाले सालों में अगर कम करना है तो आप क्या करते हैं, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं। लाइक आपने डायग्राम से बताया मैंने, ये डब्ल्यूडीवी मेथड है तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एसएलएम मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। लाइक कैसे, फिर आपने रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के अंदर मान लो कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगाया 10%, 10,000, रिमेनिंग फिगर बचा 90,000। अब 90,000 का 10% लगाएंगे 9,000। जबकि एसएलएम मेथड में क्या कर रहे थे, हम हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। इसमें स्टार्टिंग में 10,000 का लगाया, फिर उसके बाद में 9,000 का, फिर 8,100 का, फिर 7,290 का। इस तरह से हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जा रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ अमाउंट आता जाएगा और उसका डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट रेगुलर आता जाएगा, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। रेट वगैरह जो है वो जनरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और रेट की कैलकुलेशंस वगैरह वो आपके सिलेबस में कवर नहीं है, तो हम वो चीज अभी डिस्कस नहीं करेंगे। भाई अगर आपको रिटर्न डाउन वाले मेथड के अंदर अगर डेप्रिसिएशन की रेट अगर फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे की जाती है वो भी नहीं डिस्कस कर रहा मैं, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एग्जाम्पल दे दिया, मोहन परचेज एन बिल्डिंग ऑफ $50,000। मोहन ने बिल्डिंग परचेज करा $50,000 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% पर एनम और डेप्रिसिएशन का रेट है 15% पर एनम एज पर द डब्ल्यूडीवी मेथड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। तो वही स्टार्टिंग में मेरी एसेट थी कितने की, 50,000 की। हमारा 50,000 के में 15% हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, तो 7,500 माइनस करा, कितना आ गया 42,500। सेकेंड ईयर में लगा दे 42,500 का 15%, 6,375 बैलेंस आ गया। फिर थर्ड ईयर में लगाएंगे 36,125 का 15%, 5,418.75, फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। हर साल हम डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। जस्ट अ मिनट। उसी के अंदर हमारा एक और क्वेश्चन दे रखा है, ई परचेज इन मशीन ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर $80,000। उन्होंने मशीन परचेज करी 1 जुलाई 2019 को, डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया 20% पर एनम। अकाउंट्स क्लोज होते हैं हर साल 31 मार्च को। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स। आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वही कॉस्ट प्राइस दे रखा है 80,000, 80,000 का 20% इनटू, कब परचेज करा आपने बेटा, 1 जुलाई को। अकाउंट्स क्लोज होते हैं आपके कब, 31 मार्च को। तो जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 80,000 इंटू 20% इंटू 9/12, 12,000 माइनस करा 68,000। अब इसका डायरेक्टली लग जाएगा। सेकेंड ईयर में 68,000 का 20%, 13,600। बैलेंस आ गया 54,400। थर्ड ईयर में इसका 20%, 10,880 माइनस करा, बैलेंस आ गया 43,520। अब इसका 20% लगा देंगे। इस तरह से हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर इनफाइनाइट ईयर्स तक।
यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. ये मेरा चैप्टर का मैंने आधा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है बेटा। चैप्टर का आधा टॉपिक मेरा हो गया है। मैंने इसके अंदर सबसे पहले आपको एसेट्स का मीनिंग बता दिया है, फिर उसके बाद में एसेट्स के टाइप बताया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और फिर नॉन करंट एसेट्स को भी हमने फिर आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और फिर करंट एसेट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट आया था, वो सारे मीनिंग समझा दिए। फिर उसके बाद में मैंने एसेट एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम बोलते हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल इनकम, वो दोनों पॉइंट समझा दिए। उसके बाद में क्वेश्चन वो डेप्रिसिएशन समझाया, डेप्रिसिएशन का मीनिंग। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एसएलएम मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों मेथड्स का कंसेप्ट, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होती है, वो सारी चीज बता दी है मैंने। ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको सबको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेजेस मेरे हो गए हैं। यहाँ तक का सबको क्लियर है? और ये चीजें एसएलएम मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें बोलो बेटा यहाँ तक कि मैं अगर कोई भी डाउट हो तो बोले। नो सर। तो पहले आप इसको यहाँ तक का कंप्लीट करें वर्कबुक का, क्योंकि आज 8 पेजेस करवा दिए मैंने, तो ज्यादा हो जाएगा, वरना एक दिन के अंदर काफी सारा टॉपिक हो गया है। 8 पेजेस करा दिए, मतलब मेरा अप्रोक्स हाफ चैप्टर का पोर्शन करा दिया है मैंने। आप इसको यहाँ तक का कंप्लीट कर लें पहले, उसके बाद का फिर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना काफी रहेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आएगी बेटा। ठीक है, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड थिंग, कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, कल सैटरडे को आउट ऑफ स्टेशन मुझे थोड़ा सा वर्क है, तो कल सैटरडे और संडे को मेरी क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन डायरेक्टली ऑन मंडे। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो डायरेक्टली मंडे को होगी, कल मेरी क्लास नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Sir. आज का यहाँ तक आप कंप्लीट करें, हम लिमिटेड पढ़ें बेटा, ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वो आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कवर करके फिर मैं बाद में स्पीड बढ़ा दूंगा आपकी, ताकि फिर हम ज्यादा कवर अप कर लेंगे। स्टार्टिंग में अगर मैं अभी बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर आपको कैच नहीं कर पाएंगे, उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी हम लिमिटेड पढ़े, जितना पढ़े उतना माइंड में क्लियर हो जाए, बस वो चीज हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, बाकी का, हाँ, बाकी का हम कल करते हैं, वो कल क्या, सॉरी मंडे को कराता हूँ मैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, थैंक sir. यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा। Excuse me, sir. यस बोलिए बेटा। सर आपने स्टडी हब का देखा? नहीं बेटा, नहीं देखा, मैं आज या कल में वो देख करके मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे। मैं आपको देख करके फिर बताता हूँ बिल्कुल उसको, है ना? मैं आप, सर हाँ बोलिए। सर लाइक आप रोज रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मतलब लेक्चर की। जो प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं उनका, 1 2 चैप्टर का। मतलब आप रोज रिकॉर्डिंग भेज दीजिए सर ग्रुप पर, तो अगर हमें रिवाइज करना हो तो। नहीं तो आपको जिस भी दिन की रिकॉर्डिंग्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप एकता मैम को मैसेज करिए, एकता मैम आप शी विल प्रोवाइड यू। सारी रिकॉर्डिंग्स होने के बाद में एकता मैम के पास अवेलेबल होती है। आपको जिस भी डे की अगर रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है तो आप एकता मैम को मैसेज कर देना, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।